जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट का थर्ड क्लास करने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। इसका थर्ड पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग विच इज़ रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। सो फर्स्ट हम जानकारी लेते हैं टीचर के बारे में, दैट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए टीचर इन टीचिंग मेथड। ओके, if the learner stands on one end of the ongoing teaching learning process as one of the pole, then teacher acts as the other pole for the desired flow of the teaching learning activities in classroom. Hence, teacher related factors play quite significant role in the process of teaching. Following are the teacher related factors in the teaching learning process. So क्या बोल रहे हैं इसमें, टीचर के बारे में हम देखेंगे कि इफ टीचर स्टैंड्स ऑन वन एंड, अगर कोई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, तो लर्नर, अगर एक लर्नर मीन्स व्हाट, जो बच्चे सीख रहे हैं, स्टूडेंट्स, लर्नर मीन्स पीपल्स, ठीक है, पीपल्स यानी स्टूडेंट्स। लर्नर अगर एक तरफ है तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दूसरी तरफ में क्या होगा, टीचर्स रहेंगे। ओके, देन टीचर विल बी acting at the other pole of the desired flow of teaching learning process, मतलब easily teaching learning process flow हो सके। ओके, तो एक साइड बच्चे रहेंगे, एक साइड टीचर्स रहेंगे। Hence teacher related factors plays quite significant role, और इसलिए उनका बहुत ज़रूरी रोल होता है पढ़ाने में। ठीक है, सोचते कुछ फैक्टर्स अभी हम डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट नॉलेज। There is a saying that a teacher is only as good as what they know. If a teacher lacks knowledge in the subject, then the dearth of understanding is passed along to the students. A teacher who knows his subjects well can only play a decisive role in leading the journey of the teaching learning process. How effectively the task of teaching learning will be carried out then depend merely on the scholarly nature and mastery over the subject matter demonstrated by the teacher in the class or work situations. So subject knowledge, इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक टीचर के पास जो भी सब्जेक्ट पढ़ाने वाले उनके पास सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए। अगर उनका थोड़ा सा भी नॉलेज में थोड़ा सा भी कमी रहेगा ना, तो बच्चे को अच्छे से समझा नहीं पाएंगे। ठीक है, और इस तरह से फीडबैक हमें नेगेटिव मिलेगा। ये टीचर इज ओनली एज गुड एज व्हाट दे नो, मतलब टीचर जितने ही जानेंगे ना, जितना ही उन्हें ज्ञान ज़्यादा हो, उतना ही वो इफेक्टिव टीचर रहेंगे, इतना ही वो जानकार टीचर रहेंगे। और अगर उनके पास लैकिंग, कोई भी नॉलेज अगर उनका लैकिंग हो रहा है ना, तो उनका बच्चों को अच्छा ज्ञान नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और इस वजह से अगर टीचर को अच्छा नॉलेज है तो वो एक डिसाइसिव रोल प्ले कर सकते हैं, डिसाइसिव रोल इन लीडिंग द जर्नी ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो प्रोसेस जो है उसका बहुत अच्छा वो रोल प्ले करेंगे अगर उनके पास सफिशिएंट नॉलेज है एक सब्जेक्ट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ लर्नर्स। नॉलेज ऑफ लर्नर्स में क्या बोल रहा है, दिस इज ए ब्रॉड कैटेगरी दैट इनकॉर्पोरेट्स नॉलेज ऑफ द कॉग्निटिव, सोशल and emotional development of learners. It includes an understanding of how students learn at a given developmental level, how learning in a specific subject area typically progresses, like learning progressions or trajectories, awareness that learners have individual needs and abilities, and understanding that instruction should be tailored to meet each learner's needs. So नॉलेज ऑफ लर्नर्स में क्या बोल रहे हैं कि देयर इज ए ब्रॉड कैटेगरी, एक कैटेगरी में इन्हें क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया, दैट इनकॉर्पोरेट्स यानी इन्वॉल्व कर दिया गया नॉलेज ऑफ द कॉग्निटिव। एक बच्चे का कॉग्निटिव मीन्स मेमोरी, हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, एक बच्चे का, एडल्ट बच्चों का। सो इसमें हमें कॉग्निटिव जब भी वर्ड रहेगा आप समझ जाना मेमोरी से रिलेटेड है, मेंटल। ओके, इट इज़ रिलेटेड टू मेंटल। सो कॉग्निटिव, सोशली उनका डेवलपमेंट, अगेन इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इमोशनल मीन्स भावनात्मक डेवलपमेंट। ओके, सो बच्चों का ये सारे डेवलपमेंट मतलब बहुत मैटर करते हैं।
और इट ऑल्सो इंक्लूड्स, इसमें नॉलेज ऑफ लर्नर्स में और भी क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जो उनका लेवल है उस लेवल पे वो अच्छे से उस चीज़ को जो टीचर पढ़ा रहे उसके साथ वो जा सके, उस चीज़ को समझ सके और उसे मीट कर सके। ठीक है, द लर्नर्स हैव इंडिविजुअल नीड्स एंड एबिलिटीज़। आगे लर्नर्स की अपनी कुछ ज़रूरतें भी होती हैं, जिस स्टेज पर है वो, जिस एज पर है वो, उनके एज के हिसाब से, उनके नीड के हिसाब से उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया जाना चाहिए ताकि वो इजीली फ्लो कर सके। ठीक है, टीचिंग स्किल्स मीन्स पढ़ाने की कौशलता। ओके, स्किल्स मीन्स कौशल। सो ए टीचर मे नो हिज सब्जेक्ट वेल, बट फॉर शेयरिंग, कम्युनिकेटिंग एंड interacting various experience related to the learning of the subject, he needs specific teaching skills. So उन्हें specific teaching skills की ज़रूरत होती है। Okay, for communication. Okay, the proficiency and deficiency possessed by a teacher in this regard are quite responsible for turning the teacher learning process a big success or failure. So इसमें क्या बोल रहे हैं टीचिंग स्किल्स में, एक टीचर में नो ही सब्जेक्ट वेल, एक टीचर जो है अपने सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, जान सकते हैं, नो डाउट, बट उन्हें बच्चों के साथ जब शेयर करना होगा ना तो अच्छे से उन्हें समझाना होगा। कम्युनिकेट मीन्स अपनी बातों को उनकी तरफ कम्युनिकेट करना, बच्चों की तरफ ले जाना बात को, ताकि बच्चे उस जो टॉपिक है उसे अच्छे से समझ सके। तो इंटरेक्ट करने के लिए, बातें करने के लिए, समझाने के लिए बच्चों को कभी कभी हमें टीचर्स को बहुत सारे स्किल्स का यूज़ करना पड़ता है, बहुत सारी कौशलों को व्यवहार करके बच्चों की तरफ उन बातों को पहुंचाया जाता है। ठीक है, अदरवाइज बच्चे सीख भी नहीं पाएंगे और यहाँ टीचर पढ़ा भी लेंगे और कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा अगर एक बच्चा नहीं सीख पाता है तो। सो इसकी वजह से क्या होगा, टीचर का जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो आइदर सक्सेस होगा या फिर फेलर होगा। ठीक है, सो ये टोटली डिपेंड करता है टीचर के ऊपर, टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंडलीनेस एंड अप्रोचेबिलिटी। Because it's the teacher's job to help students learn, they must be easy to approach. Students will have questions that can't be answered if the teacher isn't friendly and easy to talk to. The unapproachable mean arrogant, rude teacher can't last long. If the students think of their teacher as their enemy, they certainly won't learn much. ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। The best teachers are the most open, welcoming and easy to approach. A good teacher possesses good listening skills and take time out of their busy schedule to solve all kinds of problems for the students. So क्या बोल रहे हैं, फ्रेंडलीनेस, यानी कि बच्चों के साथ टीचर को क्या होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, दोस्त की तरह होना चाहिए, ना कि टीचर की तरह। ठीक है, ताकि क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, अगर फ्रेंडली रहते हैं ना तो बच्चों को जब कोई प्रॉब्लम होता है तो बच्चे खुद अप्रोच करते हैं, बच्चे खुद टीचर के पास जाते हैं, क्वेश्चन करेंगे, कुछ अपनी बातें शेयर करेंगे, बहुत कुछ, मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आजकल जब तक एक टीचर अच्छे से बच्चों से फ्रेंडली नहीं होते हैं ना, बच्चा कुछ अच्छे से सीख नहीं सकता है, कुछ पूछ नहीं सकता है, कुछ समझ नहीं सकता है। सो वही बोल रहे हैं कि अभी टीचर्स को एरोगेंट नहीं होना है, रूड नहीं होना है, नहीं तो टीचर ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। ठीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा उन्हें फ्रेंडली होना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा बच्चों के साथ। द बेस्ट टीचर्स आर द मोस्ट ओपन। सो टीचर जो है ओपन होना होगा, वेलकमिंग होना पड़ेगा। वेलकमिंग मीन्स हाँ आप आइए, हमेशा मैं रेडी हूँ आपके लिए, कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है मैं आपको सॉल्व कर दूँगा, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप सब मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इस टाइप का होना पड़ेगा अप्रोच टीचर का। देन ओनली स्टूडेंट्स जो है खुद उनके पास जाएंगे और जाकर डिस्कस करेंगे मैटर्स। ओके, देन ओनली ही विल बी कंसिडर्ड एज ए गुड टीचर। ओके, सो दे पॉजेस गुड लिसनिंग स्किल्स, उन्हें स्किल्स उनमें होना पड़ेगा। ओके, अगेन टेक टाइम आउट ऑफ देयर बिजी शेड्यूल, उनका सबका अपनी बिजी टाइम होता है, लेकिन उसमें से भी उन्हें टाइम निकाल कर बच्चों को अच्छे से समझाना होगा, सॉल्व करना होगा ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। एक टीचर का पर्सनैलिटी और बिहेवियर कैसा होना चाहिए, है ना। तो टीचर एज ए लीडर हैज़ टू लीड हिज स्टूडेंट्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस थ्रू द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस एंड इनक्रेडिबल
impression left on the minds of the students on the basis of his personality traits and behavior. He is a role model of the students for his students. His actions, behavior pattern and personality traits carry a great meaning to his students for being imitated and brought into practice. तो क्या बोल रहे हैं कि टीचर का पर्सनालिटी बिहेवियर बहुत मैटर करता है एक बच्चे के ऊपर, क्योंकि बच्चों के लिए टीचर जो एक रोल मॉडल है, एक आदर्श है, उन्हीं के रास्ते से क्या होता है बच्चे आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं। बच्चा एक टीचर को अपना रोल मॉडल मानता है और उनके बताए हुए रास्ते से बच्चा आगे की तरफ जाता है, ठीक है। इसीलिए उनका पर्सनालिटी बहुत मैटर करता है। टीचर का पर्सनालिटी, बिहेवियर, एवरीथिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है, फॉर द स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स माइंड्स। ओके, लेवल ऑफ एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द टीचर। सो एडजस्टमेंट लेवल के बारे में बोल रहे हैं और टीचर का मेंटल हेल्थ कैसा होना चाहिए। हाउ एडजस्टेड ए टीचर फील इन हिज पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ एंड स्टेट एंड द लेवल ऑफ mental health maintained by the teacher carries much weight in influencing his teacher behavior and teacher effectiveness needed for the effective control and management of the teaching learning process. While a teacher possessing poor mental health and lack of adjusting in his personal and professional life may prove totally failure in realization of teaching learning objectives. A teacher possessing good mental health and adjustment may prove an ideal image to his students and boon to the effectiveness of teaching learning process. यहाँ बोल रहे हैं कि टीचर को हमेशा पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में जो भी उनका लाइफ है, पर्सनल हुआ या प्रोफेशनल लाइफ हुआ, है ना, उन्हें हमेशा रेडी रहना चाहिए एडजस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। अगर वो एडजस्ट नहीं करेंगे तो वो बहुत पीछे रह जाएंगे, प्लस वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मैनेज नहीं कर पाएंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, ठीक है। तो उनका मेंटल हेल्थ भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, एज वेल एज उन्हें एडजस्टमेंट प्रोसेस में भी बहुत आगे रहना होगा। अगर वो लैकिंग करते हैं, पीछे रहते हैं, अगर उनका पूरा मेंटल हेल्थ रहा, पूरा मतलब दिमागी विकास में उनका अगर थोड़ा सा ही प्रॉब्लम रहा और वो एडजस्ट करने में उनको थोड़ा ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर उनका जो पढ़ाई का प्रोसेस है वो हमेशा क्या होगा, फेलियर होगा, उसमें इफेक्टिवनेस नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर वो गुड मेंटल हेल्थ रहते हैं, इट विल बी द बून टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सो वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए एक गुण रहेगा, आशीर्वाद रहेगा। ओके, नेक्स्ट, डिसिप्लिन। इन ए क्लासरूम ए टीचर यूजेस डिसिप्लिन टू एंश्योर रूटीन इज मेंटेन्ड, स्कूल रूल्स आर एनफोर्स्ड एंड स्टूडेंट्स आर इन a safe learning environment. A great teacher has effective discipline skills and can promote positive behaviors and change in the classroom. Without discipline, learning can't be accomplished. So discipline is very important, very much important factor in the class. Discipline maintain करने से ही एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत इफेक्टिवली, बहुत अच्छे से जाता है। ओके, अगर डिसिप्लिन नहीं रहता है तो बच्चे इधर उधर मतलब अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, टीचर भी पढ़ा नहीं पाएंगे। तो दोनों तरफ का जो टीचर और पीपल का जो प्रोसेस है वो अच्छा नहीं होगा अगर डिसिप्लिन नहीं रहा तो। ओके, तो डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टू मेंटेन द क्लास। ओके, नेक्स्ट, लर्नर। Learner is a key figure in the teaching learning in any teaching learning task. How will he learn or what will he achieve depends heavily on his own characteristics and way of learning. Such factors related with him can be described as follows. So अभी हम बच्चों के बारे में जानेंगे। Learner means what? बच्चों, pupils या फिर students, जो भी आप बोलो। ओके, तो learner is a key figure. लर्नर ही तो मेन है टीचिंग में प्रोसेस में। हमारा उद्देश्य क्या रहता है, बच्चों को सिखाना है, बच्चों के लिए ज्ञान अर्जित करने के लिए जितना भी मतलब हम कुछ भी कर सके वो हमें करना है। सो मेन हमारा की फिगर कौन है, बच्चे हैं, ठीक है। तो ये सारा जो काम हो रहा है ना, स्पेशली बच्चों के लिए ही हो रहा है। ओके, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, बच्चों के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। लर्नर्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। लर्नर्स का
जो बच्चे हैं उनका फिजिकल हेल्थ कैसा होना चाहिए, मेंटल हेल्थ कैसा होना चाहिए, इस बारे में अभी देखेंगे। ठीक है। टीचिंग लर्निंग इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय लर्नर्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ maintained by him, particularly at the time of teaching task. A simple headache or stomachache can play a havoc with the process and products of learning. Children who did not keep up with satisfactory physical health of the learner at the time of learning become important factor in deciding the outcome of the learning. A tense, emotionally and mentally disturbed learner can't be expected to show satisfactory results in learning. यानी अगर बच्चे का हेल्थ अगर सही नहीं रहा, वो आइदर फिजिकली हुआ या मेंटली हुआ, तो बच्चा को आप जो भी सिखा दो, जितने भी स्किल्स यूज़ कर लो, बच्चा एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अगर बच्चे को हेडेक है यानी सिर दर्द है या फिर पेट में दर्द है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है ना, बच्चा अगर इमोशनली भी कुछ टेंशन में है, मेंटली वीक है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो बच्चा का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा और बच्चा को आप कितना भी तरह से सिखा लो, बच्चा नहीं सीख पाएगा। ठीक है। इसीलिए बच्चे का मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत मैटर करता है कि ये सब ठीक रहे तो ही बच्चा पढ़ पाएगा। नेक्स्ट, बेसिक पोटेंशियल ऑफ द लर्नर। The results achieved by the learner through teaching learning tasks depend heavily upon his basic potential to undergo such learning. Such potential may consist of the following things: learner's innate abilities and capacities for learning a thing, learner's basic potential in terms of general intelligence and specific knowledge, understanding and skills related to particular learning area, learner's basic interests, aptitudes and aptitudes related to the learning of a particular thing or area. Basic potential of the learner. बच्चों का बेसिक पोटेंशियल क्या है? बेसिक पोटेंशियल यानी उनकी कितनी एबिलिटी, उनके बेसिक, वो बेसिकली क्या क्या जानते हैं, क्या क्या कर पाते हैं, पहले वो जानना है ना। तो रिजल्ट्स अचीव बाय लर्नर, जो लर्नर का ऑलरेडी जो बच्चा जानता है, ठीक है, थ्रू टीचिंग लर्निंग टास्क, इट डिपेंड्स हैवीली अपॉन हिज बेसिक पोटेंशियल। सो आप जब उसको पढ़ाओगे ना, बच्चों को जब आप पढ़ाने जाते हैं, हम लोग जब बच्चे को पढ़ाने जाते हैं तो पहले बच्चों का हमने ज्ञान जानना होता है कि वो पहले से क्या जानते हैं, उस हिसाब से हम बच्चों को फिर नया टास्क पढ़ाते हैं ताकि वो बच्चे इजीली सीख जाते हैं, है ना। तो इस वजह से हमें हमारा एक मेथड है ही जो हम पहले करते हैं कि व्हाट दे नो फ्रॉम अर्लियर, है ना, तो वो सब देख कर ही हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो सेम वे इसमें बेसिक पोटेंशियल ऑफ द लर्नर। सो लर्नर के लिए एबिलिटीज़ क्या क्या है, बेसिक एबिलिटीज़ क्या क्या है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। लर्नर्स इनेट एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़ फॉर लर्निंग अ थिंग। सो लर्नर का इनेट मीन्स फ्रॉम इनबॉर्न, बच्चे का इनबॉर्न कैपेसिटी क्या है कोई भी चीज़ सीखने के लिए, वो जानना है। लर्नर्स बेसिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड स्पेसिफिक नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स रिलेटेड टू पार्टिकुलर लर्निंग एरिया। सो बच्चे का जो पोटेंशियल है, एबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, IQ, उनका जो IQ है, उनका जो नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, स्किल्स है, जो भी मतलब आप उनको पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड उनका जो पोटेंशियलिटीज़ है वो फर्स्ट मैटर करता है। ओके। लर्नर्स बेसिक इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट, उनका एप्टीट्यूड, उनका एटीट्यूड, ताकि वो जो पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से उनके बच्चे का क्या नज़रिया है। सो ऑल दिस matters very important. Okay. The level of aspiration and achievement motivation. Level of aspiration and achievement motivation. Okay. बच्चे का जो एस्पिरेशन है, एम है, उनका क्या लेवल है, उनका अचीवमेंट जो वो पा सकते हैं, उनका मोटिवेशन देखना है। सो लर्निंग इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड नेचर ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन possessed by the learner. The teacher has to maintain the level of his aspiration and achievement motivation to a reasonable level, neither too high causing frustration for non-achievement, nor too low as not to try for the things for which he is quite capable. In this way, one's level of aspiration and achievement motivation works significantly towards gaining learning. So क्या बोल रहा है इसमें, लर्निंग जो है बहुत ही प्रभावित करता है
हाँ, बाय द लेवल ऑफ एस्पिरेशन, बच्चे का जो एस्पिरेशन है, एम्स है, जो उनका जिस लेवल को वो पा सकते हैं, उनका जो आशा है कि हाँ मुझे ये पाना है, सो वो बहुत प्रभाव करता है बच्चों को सीखने में। ठीक है, टीचर को क्या करना है, टीचर हैज़ टू मेंटेन द लेवल, टीचर को क्या करना है, लेवल को मेंटेन करना होगा। बच्चों का जितना एम है उस हिसाब से टीचर को वैसे उन्हें पढ़ाना होगा, ताकि उनका जो एम है, एम्बिशन है, वो उस एम्बिशन से पीछे ना जाए, वो अचीव करने की पूरी कोशिश करे बच्चे। ठीक है, नाइदर टू हाई कॉजिंग फ्रस्ट्रेशन, मतलब ऐसा भी नहीं करना है कि उनको इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया जाए कि वो एकदम मतलब इतना हाई कर दे कि वो फ्रस्ट्रेट ही हो जाए बेचारा बच्चा अपने एम्बिशन से। ओके, तो बहुत स्लोली भी नहीं ले जाना है कि बच्चा मतलब एकदम छोड़ ही दे, मतलब इस टाइप का भी नहीं करना है, मतलब मेंटेन करना है। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द टीचर, ताकि बच्चा जो है मिसगाइड ना हो, वो अपने एम्बिशन को पाने के लिए हमेशा रेडी रहे और फाइनली वो पाकर ही रहे। ओके, नेक्स्ट, गोल्स इन लाइफ। गोल्स इन लाइफ में the philosophy and immediate as well as ultimate goals of one's life affect the process and products of learning. His modern ways of looking towards the things, his inclination, the philosophy and immediate as well as ultimate goals of one's life. So कोई भी बच्चे का, कोई भी इंसान का जो लाइफ होता है जिसमें फिलोसफी, इमीडिएट एज वेल एज अल्टीमेट गोल्स, सबका अपना अपना गोल होता है ना, तो सब अफेक्ट करते हैं किस में, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ लर्निंग में। हर एक बच्चे का अपना गोल रहता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना है। ठीक है, तो इसका जो फिलोसफी है, दर्शन है, शास्त्र है, जो कि उन्हें गोल को अचीव करने में बहुत अफेक्ट करता है, और ये टोटली लर्निंग प्रोसेस को भी फ्रूटफुल बनाता है, प्रोडक्ट को बहुत फ्रूटफुल बनाता है। ठीक है, हिज मॉडर्न वेज ऑफ लुकिंग टूवर्ड्स द थिंग्स, जो उस बच्चे उस चीज़ को जिस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से पढ़ रहे हैं, हिज इंक्लिनेशन टूवर्ड्स लर्निंग इन ए पार्टिकुलर एरिया एंड पेशेंस एंड परसिस्टेंस मेंटेन्ड फॉर कंटिन्यूइंग हिज लर्निंग डिस्पाइट द हैवी ऑल्स, ऑल डिपेंड अपॉन हिज गोल्स एंड फिलोसफी ऑफ लाइफ। सो उन बच्चे को जितने भी प्रॉब्लम हो, उनका जो इंक्लिनेशन है, उनका जो कर्व बनता है ऊपर की तरफ जाते, वो सीखना चाहते हैं, इसका मतलब उनका जो लर्निंग है उस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, उसका जो इंक्लिनेशन है, मतलब सीखने की प्रक्रिया में, सीखने के लिए जागरूक रहना, सीखने के उत्सुक रहना, वो क्या करता है, उनकी लाइफ को, फिलोसफी ऑफ लाइफ को बहुत ही पॉजिटिव बना देता है, ताकि वो हमेशा सीखते ही रहें। उनकी ज़िंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, हैवी ऑड्स कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन फिर भी वो अपने गोल से पीछे ना हटे और अपनी गोल्स को अचीव करें। ठीक है, नेक्स्ट, रेडीनेस एंड विल पावर। रेडीनेस मतलब तैयार रहना, विल पावर उनकी इच्छा, उनकी जो इच्छा शक्ति है, दैट इज। So learner's readiness and power to learn is a great deciding factor about his results in learning. So learning का एक और important factor क्या है, readiness। उन्हें हमेशा ready रहना पड़ेगा, प्लस उन्हें बहुत अंदर से मजबूत रहना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये सीखना है। Okay, then only positive learning will occur. Okay, now power on earth can make a learner learn if he is not ready to learn. Contrarily, if he has a will to learn a thing, then automatically he will himself find the way for its effective learning. जब तक एक बच्चा अंदर से जागरूक नहीं रहे कि मुझे सीखना है, तब तक आप कितना भी कुछ कर लीजिए, उस बच्चे को आप नहीं सिखा सकते हैं। ओके, इसलिए बच्चे को वो ऑटोमेटिकली, अगर बच्चा रेडी है ना, तो उससे कुछ नहीं मिलेगा तो भी अपना रास्ता खुद चुन लेगा, खुद निकाल लेगा सीखने के लिए, और देन इफेक्टिव लर्निंग हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट, सपोर्ट मटेरियल। क्या क्या मटेरियल ज़रूरी है, the availability and use of the study material, audios, videos, online courses, online tests and other teaching aids. So पढ़ने के लिए ज़रूरी क्या क्या चीज़ें हैं, तो स्टडी मटेरियल, बुक्स वगैरह, ऑडियोज़ जो हम सुनते हैं, वीडियोज़ जो हम देख कर पढ़ सकते हैं, जैसे हमारा ये वीडियो भी रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है, स्टडी मटेरियल। अगर ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन में भी आजकल बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी होते रहते हैं, आप उसको अचीव करिए तो आप ऑब्वियसली आप बहुत हद तक आगे बढ़ेंगे। अदर टीचिंग एड्स, और भी बहुत सारे एड्स हैं, बहुत सारी सहायक हैं जो इंक्रीज करता है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, दीज मटेरियल्स एम टू सपोर्ट टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन अचीविंग द लर्निंग आउटकम्स। द टीचर अलोन कांट प्रोवाइड ऑल द नीडेड कंडीशन फॉर एन इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। अदर सपोर्टिंग मटेरियल शुड बी प्रोवाइडेड। सो टीचर अकेले
कुछ नहीं कर सकता है। विदाउट दिस द टीचर इज ऑल्सो हेल्पलेस। जस्ट बोल कर एक्सप्लेन करके टीचर जो है बच्चों को एक न्यू आइडिया नहीं दे सकते, बट एट द सेम टाइम अगर उन्हें कुछ सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, हेल्प मिलेगा टीचिंग एड्स का, तो फिर इससे क्या होगा, बच्चा बहुत इजीली समझ सकेगा। ओके, और एक इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो पाएगा। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। दीज इंक्लूड द क्लासरूम्स, लैबोरेटरीज, seminar rooms on campus, clinics, libraries and other spaces used principally for the purpose of delivering formal instruction to students. So इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ में क्या क्या आ जाता है, जो पढ़ने के लिए बहुत सारी फैसिलिटी चाहिए, उसमें एक क्लासरूम, एक स्कूल में ये सब होना चाहिए, देन ओनली मतलब पढ़ाई बहुत अच्छे से वर्किंग होगा। ओके, क्लासरूम्स, लैब चाहिए जिसमें वो लोग एक्सपेरिमेंट्स कर सके, सेमिनार रूम्स, कोई भी टॉपिक के ऊपर जो सेमिनार होता है ना, जिसपे ब्रीफ आइडिया एक्सप्लेन किया जाता है, तो सेमिनार रूम्स होना चाहिए, ऑन कैंपस क्लिनिक होना चाहिए, लाइब्रेरीज होना चाहिए, जैसे ऑनलाइन आप कुछ भी जो पढ़ा रहे हैं उसके बारे में ऑनलाइन आप मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज लाइब्रेरीज एंड अदर स्पेसेस फॉर यूज्ड प्रिंसिपली फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरिंग फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, मतलब और बाकी और भी बहुत सारी स्पेसेस है, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल इंस्ट्रक्शन देने के लिए बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देयर अवेलेबिलिटी इंश्योर्स इफेक्टिव टीचिंग एंड if these are not available in the adequate amount as per the total number of students, then students will not be able to learn properly. So ratio, students का जो रेशियो है उसके हिसाब से ये सारे इंस्ट्रक्शन, सारे फैसिलिटीज़ होने चाहिए एक स्कूल में, देन ओनली पॉजिटिव इफेक्टिव लर्निंग होगा एक स्कूल में, ठीक है। नेक्स्ट, लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्निंग का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए उसके बारे में देखेंगे। लर्निंग एनवायरनमेंट रेफर्स टू द डाइवर्स फिजिकल लोकेशन, context, cultures in which students learn. Since students may learn in a wide variety of settings, such outside of school locations and outdoor environments. So, now learning environment. Learning environment कैसा होना चाहिए इसके बारे में देखते हैं। Learning environment refers to the diverse physical locations, contexts, cultures in which students learn. So, learning environment में बहुत सारी बातें आ जाती है, जैसे physical location, जो लोकेशन होना चाहिए अच्छा होना चाहिए, ठीक है, डाइवर्स होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कंटेक्स्ट, कल्चर्स जिसमें बच्चे सीख रहे हैं उनका कल्चर हुआ, उनका कंटेक्स्ट हुआ, सब मैटर करता है, ठीक है। सिंस स्टूडेंट्स में लर्न इन ए वाइड वैरायटी ऑफ सेटिंग्स, स्टूडेंट्स जो है खुद जब पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको बहुत तरह के उन्हें सेटिंग्स देखने को मिलते हैं, है ना। सच एज आउटसाइड ऑफ स्कूल, स्कूल से बाहर लोकेशन मिलता है, जैसे खेलने को जा रहे हैं या फिर उन्हें कुछ एक्सकर्शन में भेजा जा रहा है या फिर कुछ भी हुआ, है ना। एंड आउटडोर एनवायरमेंट्स, वही आउटडोर एनवायरमेंट्स में द टर्म इज ऑफन सेड एज ए मोर एक्यूरेट एंड और प्रिफर्ड अल्टरनेटिव टू क्लासरूम। सो क्लासरूम से बेटर एक कभी कभी हमें उन्हें बाहर से भी एनवायरमेंट दिया जाना होता है, ताकि उनमें कुछ चेंजेस आए, कुछ उन्हें सीखने को इच्छा करे, थोड़ा बहुत चेंजेस चाहिए होता है बच्चों को, ताकि उससे बच्चे और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं सीखने के लिए। ओके, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी उनके में आती है और उन्हें में जागरूकता बढ़ती है कि हमें और सीखना है, सीखने की इच्छा बढ़ जाती है ना। विच इज़ मोर लिमिटेड एंड ट्रेडिशनल कॉन्वर्सेशंस, ए रूम विथ रोज ऑफ डेस्क एंड चॉकबोर्ड। सो एक रूम में क्या होता है, डेस्क, चॉकबोर्ड, ये सब यही सब रहता है, लेकिन बाहर में और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। द टर्म ऑल्सो एनकम्पसेस द कल्चर ऑफ ए स्कूल or class, its presiding ethos and characteristics, including how individuals interact with and treat one another, as well as the ways in which teachers may recognize on an educational setting to facilitate learning. So learning environment में कल्चर, ऑलरेडी मैंने कहा है कि कल्चर ही बहुत मैटर करता है ना। एक कल्चर ऑफ सोसाइटी ने, इसमें अभी फ़िलहाल तो एक स्कूल का ही कल्चर के बारे में बात चल रहा है कि स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा रहेगा। तो स्कूल का एनवायरनमेंट मैटर करता है, एज वेल एज क्लास इट्स प्रिसाइडिंग इथोस, जो उनका जो रूल्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाउ इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट विथ, जो कैसे बच्चे एक दूसरे से ट्रीट करते हैं, ठीक है। सो ये सब जो है टीचर्स मेन ध्यान देंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे एन एजुकेशन सेटिंग, ताकि इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो सके, ठीक है। तो इस सब में सब टीचर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर ही रोल प्ले करेगा ताकि एक बच्चा इजीली उस एनवायरनमेंट में सीख सके। ओके, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग also depends upon the learning environment. If a teacher and learner are comfortable in the surrounding environment,
then teacher and learner are comfortable in the surrounding environment, then the learning will be effective. Else both the teacher and students will be distracted, leading to ineffective learning. In a noisy class, no matter how well qualified the teacher is, he will not be able to teach effectively. So क्या बोल रहे हैं कि सीखने के लिए पढ़ाई के लिए सीखने के लिए एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ताकि बच्चे इजीली सीख सकें. लेकिन इफ द टीचर एंड लर्नर आर कंफर्टेबल इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, अगर दोनों जन बच्चे और टीचर्स दोनों अगर उस एनवायरनमेंट से कंफर्ट है, ठीक है, मतलब उनके लिए जैसा उन्हें चाहिए वैसा है, अनुयायी है, देन दैट लर्निंग विल बी इफेक्टिव. तो फिर जो पढ़ाई का माहौल रहेगा, पढ़ाई होगा, सीखना होगा, बहुत ही इफेक्टिव होगा, फ्रूटफुल रहेगा, फ़ायदेमंद होगा, बच्चे इजीली सीख पाएंगे. ठीक है. एल्स बोथ द टीचर एंड अगर इन केस अगर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स अगर डिस्ट्रैक्ट होते हैं एनवायरनमेंट की वजह से, अगर वो थोड़ा सा भी भटक जाते हैं, तो इससे क्या होगा, इनइफेक्टिव लर्निंग होगा, मतलब रिजल्ट जो है अच्छा नहीं होगा, बच्चे इजीली नहीं सीख पाएंगे. इन नॉइजी क्लास, अगर क्लास में बहुत हल्ला हो रहा है, तो फिर टीचर कितना ही क्वालिफाइड क्यों ना हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही मतलब क्वालिफिकेशन वाले टीचर हों, लेकिन फिर भी क्या होगा, अच्छे से वो नहीं सिखा पाएंगे. ठीक है. इंस्टीट्यूशन के बारे में देखते हैं. Effectiveness of teaching is also affected by the policies framed by institutions. These policies can give autonomy to the teacher or can control the classroom activity. If the teacher feels extremely controlled, then his performance will suffer. On the other hand, autonomy to teachers to choose teaching methods and classroom activities will bring an element of flexibility. So, पढ़ाई का जो इफ़ेक्टिवनेस है, रिजल्ट जो होगा, जो अच्छे से बच्चे पढ़ सके, वो बहुत अफेक्ट होता है, बहुत प्रभावित होता है बाय द पॉलिसीज़, जो रूल्स बनाए जाते हैं इंस्टीट्यूशन के द्वारा. ठीक है. दिस पॉलिसीज कैन गिव ऑटोनॉमी टू द टीचर. ये जो है, ये जो पॉलिसी है, ये जो है टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, टीचर को दे दिया जाता है दैट हाउ दे कंट्रोल द क्लासरूम एक्टिविटी, वो कैसे क्लासरूम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं. ठीक है. इफ़ द टीचर फील्स एक्सट्रीमली कंट्रोल, अगर टीचर को ज़्यादा ही कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर उनका वो जो पढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा. अगर कुछ ज़्यादा ही अगर वो डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, एक्सेस ना, तो बच्चे क्या होंगे, सीख नहीं पाएंगे, वो डरते ही रह जाएंगे और कुछ पूछ नहीं पाएंगे, कुछ सीख नहीं पाएंगे. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, ऑटोनॉमी टू टीचर्स टू चूज टीचिंग मेथड्स एंड क्लासरूम एक्टिविटीज विल ब्रिंग एन एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. सो टीचर्स को अगर थोड़ा छूट दिया जाए कि वो अपनी तरह से अपने क्लासरूम को, अपने बच्चों को एक नया एनवायरनमेंट मेंटेन करें, तो इससे क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगा, तो फिर बच्चे इजीली सीख पाएंगे और इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो पाएगा. सो आप लोग मेरे वीडियोस से जितना हो सके ट्राई करिएगा सीखने को, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा. थैंक यू.